हाँ एवरीवन, तो आइए आज आप लोग के साथ मैं बिहार दरोगा का सेट जो है 7वां सेट डिस्कशन करेंगे। मैंने 6 सेट आप लोग के साथ डिस्कशन कर चुके हैं, तो चलिए आज 7वां सेट को डिस्कशन करेंगे। सारे क्वेश्चंस को पूरी विश्लेषण के साथ समझाएंगे आपको। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं आपको पूरी तरह से डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जरूर आप लोग के लिए जो मेहनत करते हैं उसके लिए एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। जो दरोगा का सेट में मैंने यहाँ पर 90 या आपको करीब 80-90 के बीच में क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन छोड़ देते क्योंकि यहाँ पर संभव नहीं होता स्क्रीन पर बनाना, ठीक है, मैथ्स को सोल्व करने के लिए। इसीलिए मैथ्स से सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, जीके जीएस करेंट साइंस सारा चीज़ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस कहता है कि देखिए, पहला क्वेश्चंस कहता है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, मतलब कहाँ अवस्थित है, तो आपको कुशीनगर में होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुशीनगर। मैंने 6 सेट को बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया है, आप जरूर वहाँ देखेंगे। और सेट लगाना इसलिए चाहिए, सेट देखना इसलिए चाहिए, एक तरह से आपके लिए क्यूज टेस्ट है, ठीक है। ये टेस्ट है आपके लिए। आप मेरा क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को क्या करेंगे, रोक देंगे और आप अपना आंसर देंगे। इसी तरह से हो जाएगा आपका कि आप इसके बाद में आप मेरा आंसर देखेंगे तो आपको आंसर भी सही मिल जाएगा, आपका भी टेस्ट हो जाएगा, आप कितना इसमें से जानते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, उसका आंसर क्या हो गया, कुशीनगर। तो थोड़ा सा विश्लेषण हम इसको करते, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है, ठीक है। यह विश्व के बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। ये कौन से थे, आपको पूछ दिया जाएगा कि आपको महापरिनिर्वाण मंदिर किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। बच्चों 1 से 3 क्वेश्चन बनाएंगे, 4 क्वेश्चन बनाएंगे। मैंने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन देते हैं उससे क्या होता है, 1 से 3 4 क्वेश्चन बनाइए, क्यूज से आपको बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। तो चलिए ये क्या था, आपको बौद्ध धर्म से था। अब इससे आगे थोड़ा सा, तब देखिए इस मंदिर में भगवान बुद्ध 6.10 जो मीटर की ऊंचाई पर लेटी हुई मुद्रा से रखी है, ठीक है, मुद्रा में रखी हुई है। तो आपको पूछ दिया जाएगा, ये जरूर पूछ दिया जाएगा किस धर्म से है, ठीक है, तो आपको इसे देखना। तो चलिए कुशीनगर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को पूरी तरफ से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कहते निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। कहता है इसमें से कौन सा है, जो कौन सा इसमें से है आंसर, जो आरंभिक जैन साहित्य का क्या है, भाग नहीं है। तो देखिए सूत्र किंतांग याद करिए, आचारा रंग सूत्र, बीहतंग सूत्र, ये तीनों जो था वो क्या था, जैन साहित्य। लेकिन ये क्या था, थेरी गाथा था, नहीं था। मैंने आपको जैन धर्म पढ़ाया। इसी तरह से टॉपिक में देखिए मैं कॉन्सेप्ट भी करवाया है बीपीएससी की, थ्योरी बैच जब भी होता है बीच बीच में आपको थ्योरी बैच चलाते हैं। ज़्यादातर हम क्वेश्चंस देने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। कहते कि थेरी गाथा बौद्ध साहित्य, इनमें से जो 32 बौद्ध कवित्रियों का संकलित है, इसमें आचारंग सूत्र है, सूत्र कीर्तांग है। जैन धर्म के साहित्य 12 अंगों का प्रथम 2 है, ठीक है, जिसमें से क्या है आपको जैन भिक्षुओं के लिए नियम का वर्णन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लोग है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। हड़प्पा सभ्यता, कुषाण, मुगल और मराठ, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धुंसर निर्माण, ठीक है। इसमें जो सही सुमेलित मांगता है तो ये सबसे पहला जो है गलती है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि कुषाण क्या है, गंधार कला शैली। देखिए बच्चों एक बार में पढ़ेंगे, एक बार आपको आंसर चट्टाक से ना जाएंगे तो आंसर बी हो जाएगा। मुगल में अजंता चित्र, मराठा में पहाड़ी चित्र शैली। क्या आपको इस तरह से आंसर बहुत ही आपको बेस्ट है, आंसर बी नंबर बेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, ये सब याद करने का चीज़ है, जो आप याद किए होंगे, कोरिलेटेड किए होंगे, वो आपको एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहते निम्नलिखित युद्धों में से किस एक बार में बाबर के जिहाद की घोषणा की थी, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, या उपयुक्त में से कोई ही नहीं, ठीक है। तो देखेंगे हम इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो देखिए बी नंबर हो जाएगा, खानवा का युद्ध। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या उससे था, तो खानवा का युद्ध, यहाँ से देखिए बच्चों 2-4 क्वेश्चन हम बनाएंगे, 4 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था,
1527 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1527 ईस्वी, 27 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। देखिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। 3 क्वेश्चन। इस युद्ध का मुख्य कारण था बाबर का भारत में रहने का निर्णय, जबकि राणा संगा का अनुमान था कि बाबर दिल्ली के आगरा को लूट कर वापस चला जाएगा, ठीक है। इसी कारण अनुभवी को योद्धाओं को 18 युद्धों की विजेता माना जाता है, ठीक है। यह युद्ध बाबर के सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने के लिए जिहाद का नारा दिया, ठीक है। ये किस लिए जिहाद का नारा दिया? कि आपको मनोबल, सैनिकों को मनोबल को ऊपर करने के लिए, ऊंचा करने के लिए जिहाद का नारा, जिसमें उसको सभी का सम्मुख क्या हुआ? शराब के पत्रों को तोड़ दिया, ठीक है। इसीलिए इसका क्या था, आपको इम्पोर्टेंस यहाँ पर क्या था? सबसे पहले तो सैनिक किस लिए आपको जिहाद का नारा दिया? तो किस लिए? तो सैनिकों को मनोबल के लिए। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, 16 मार्च 1527 ईस्वी में किसके बीच? बाबर और राणा संगा के बीच। देखिए, 1 से 4 क्वेश्चन बना लिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते। बहुत बेस्ट सेशन रहेगा आपको। एक बार आप सेशन करके जाइए, कभी आपको लगेगा कि नहीं समझ रहे, सारे चीज़ समझ जाएंगे आप। तो निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा दिल्ली को स्थानांतरित की है? तो निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां ने, ठीक है। तो शाहजहां ने किसने किया था? आपका सबसे पहले कि साम्राज्य की राजधानी आगरा से सॉरी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की है, तो शाहजहां ने की है, ठीक है। तो 24 फरवरी 1628 में शाहजहां शासक बना, ठीक है। को शासक बना, शाहजहां का शासक बना। आसफ खां को 700 जात और सवार पद की राज की वजीर बनाया, ठीक है। तो चलिए, हम लोग इसमें कोई नहीं था आपको सबसे पहले, लेकिन जो अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, ठीक है। इसका अभिषेक आगरा में संपन्न हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसमें इसी इम्पोर्टेंस है कि दिल्ली से, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? तो शाहजहां ने। इसमें यही इम्पोर्टेंस है। तो चलिए हम लोग अगला देखेंगे क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और फिर डिस्कशन करिए क्या आपने समझा या उसने नहीं समझा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? कहते निम्नलिखित में से कौन आपको अवध का प्रथम नवाब था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सदात खां, ठीक है। तो आपको बता दें, अवध का स्वतंत्र राज संस्थापक सआदत खां बुरहान मुल्क था, ठीक है। इसकी आपको कह सकते हैं कि 1720 ईस्वी में इसने बैना फैराजबाद नियुक्त किया, ठीक है। नियुक्त किया गया था। 1772 में अवध का सूबेदार बना। कितने में? 1772 में सूबेदार बना, ठीक है। अवध का सूबेदार बना। 1739 में इसकी नादिर शाह के भय के कारण आत्महत्या कर ली गई थी, ठीक है। नादिर शाह के भय के कारण आत्महत्या कर ली थी। तो आपको पूछ दिया जाएगा इसकी हत्या जो थी आपको 1739 में, और क्या कहेंगे 1772 में, आपको क्या कहेंगे 1772 में अवध का सूबेदार बना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, पूरी अच्छे से डिस्कशन करें, क्वेश्चन ज़्यादा है। कहते अंग्रेज ने रैयतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। अंग्रेज ने रैयतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो मद्रास के प्रेसिडेंसी में, ठीक है, मद्रास के प्रेसिडेंसी में, ठीक है, रैयती बंदोबस्त की कई वर्षों का नियंत्रण पश्चात स्वीकार किया गया। रैयतबारी पद्धति सर्वप्रथम बारामहल जिले में कर्नल रीड में लागू किया गया था, ठीक है। इसका समझौता आपको ना करके वास्तविक किसानों को किया गया भूमि का स्वामी थे, ठीक है। इसीलिए आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HRA का सदस्य नहीं था, ठीक है। HR के सदस्य नहीं था, तो डी नंबर हो जाएगा शिव वर्मा, ठीक है। सहयोग देखिए डी नंबर हो जाएगा शिव वर्मा नहीं था। कहते काकोरी कांड में उत्तर भारत के क्रांति में एक बड़ा आघात जरूर था, लेकिन अंत नहीं था। उल्टे क्रांतिकारी के तैयार हुए थे, ठीक है। विजय कुमार सिन्हा, शिव कुमार जयदेव, पंजाबी भगवती बोरा, सुखदेव आजाद नेतृत्व, इतना आदमी जो था आपको पुनर्गठन किया गया, ठीक है। इसमें सदस्य नहीं था।
तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा, आपको देखिए आपको इससे ये भी पता चलेगा सेट बनाने से बच्चों कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए दर्रा वाली क्वेश्चन बहुत आती है, ठीक है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो कहता है कि नाथुला मतलब नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका डी नंबर सिक्किम में होगा, ठीक है, सिक्किम में आपको रट लेना है क्वेश्चन कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में है, ठीक है। तो नाथुला दर्रा जो सिक्किम राज्य के हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल पर लगभग आपको 4508 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी पर इसकी ऊंचाई स्थित है, तो आपको याद रखना है, क्या रखना है याद, 45 क्या है 4508 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। भारतीय क्षेत्र के तिब्बत जोड़ने वाली दर्रा सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण। सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति के जिनपिंग के दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक में चीन के लंबे समय की जा रही भारतीय अनुरोध को स्वीकार करते हुए उत्तराखंड का लीपू लेक दर्रा का अलवर नाथुला दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की मंजूरी प्रदान की, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है, तो सिक्किम में। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुडुचेरी की क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, ठीक है। तो पुडुचेरी के क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी में तमिलनाडु केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में, ठीक है। ये किस किस क्षेत्र में विभाजित पाया जाता है, तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। आई होप आप लोग को समझ में आए। पुडुचेरी का कहता है 1954 में फ्रांस के अधिकृत में 1 नवंबर 1954 में भारतीय संपूर्ण समाहित किया गया था, और इसका जो भाग था पुडुचेरी तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था और केरल था, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रायद्वीपीय भारत नदियों में कौन सी लंबी नदी है, ठीक है। कृष्णा, गोदावरी, और ये सब क्वेश्चन देखिए और टिक लगा लीजिए क्या बता रही है, उनको बोलने में आप लोग को तुरंत बता दीजिएगा क्वेश्चन जरूर। आई होप आप लोग का आंसर आ रहा होगा। तो सी नंबर हो जाएगा गोदावरी। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी, इसकी कुल लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर। तो आप देखेंगे इसकी लंबाई क्या होगा, 1465 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। कि इसके बाद कहते हैं संपूर्ण भारत में संदर्भ में गंगा नदी का उपरांत संपूर्ण गंगा नदी की दूसरी लंबी नदी गोदावरी है, ठीक है, ये कहेंगे। लेकिन संपूर्ण भारत के संदर्भ में गंगा नदी के उपरांत दूसरी सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के नासिक समीप घटना की श्रेणी में था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप जो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर गंगा रहता तो गंगा है, लेकिन इसे दूसरी है क्या है, गोदावरी, लेकिन पहली क्या है, गंगा नदी जो सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो निम्नलिखित राज्य में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है, ठीक है, मतलब सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको बी नंबर, ठीक है। इसकी आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्योंकि उड़ीसा में आपको सबसे अधिक आपदाएं आती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात सर्वाधिक प्रभावित करता है उड़ीसा को, तटवर्ती क्षेत्र को, जहां महानदी को बेसिन भीमबाढ़ के तटवर्ती क्षेत्र के साथ महानदी बेसिन बाढ़ के आपको उड़ीसा को कालाहांडी, बोलगीर, रायगढ़ जैसे जिलों को भारत में सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो क्या होगा, उड़ीसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं नागा अर्जुन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना जिस नदी को अवस्थित है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, डी नंबर हो जाएगा कृष्ण, ठीक है। तो नागा अर्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, तेलंगाना के नालकोंडा जिले में सीमा कृष्ण की नदी पर आपको 1967 ईस्वी में निर्मित की गई थी। आप इसे नोट कर लीजिए, जो हम बोलते हैं उसको नोट करते रहिए, एक कॉपी पेन लीजिए, आप नोट करते रहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंस होगा। तो क्या हो जाएगा आपको, सबसे पहले किस जिले में है, तो नागापुर परियोजना क्या है, नदी जो जिस नदी में अवस्थित है वो कहाँ तक, कृष्णा है, और इसको किस जिले में, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, तेलंगाना के नालगोंडा जिले में सीमा कृष्ण पर 1967 ईस्वी में निर्मित की गई थी, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि नकदी फसल को सम्मिलित नहीं है गन्ना, जूट, कपास, गेहूँ, कौन सा होगा? तो डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा गेहूँ। नकदी फसलों का अंतर्गत व्यापारिक फसलों का करते हैं जिसके किसान के बिक्री तुरंत मुद्रा प्राप्त किया जाता है। इस फसलों को जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू, तेलहन, ठीक है, इसमें सम्मिलित है, ठीक है, लेकिन गेहूँ नहीं है। तो चलिए इसका आंसर, ये सब देखिए बेसिक क्वेश्चन है। आप कभी ये सोचे कि नकदी फसल कौन है, ये कभी सोचे होंगे, लेकिन यही सब क्वेश्चन एनसीईआरटी पॉइंट्स रहता है। एनसीईआरटी जो पढ़े होंगे तुरंत पकड़ लिए होंगे। बेसिक बात है, ठीक है, जो आपको फंसाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो भारत में निम्नलिखित में से किस भाग को खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? ठीक है, भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? ठीक है, पश्चिम में है कि दक्षिण में है कि दक्षिण में है कि दक्षिण पूर्व में है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, कि भारत के जो क्या है खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व में हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। जैसे धात्विक व अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज को उपलब्ध दृष्टिकोण से प्राय तो भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में संपन्न है। ठीक है, जिसमें उड़ीसा पठार, छोटा नागपुर, दंडकराय पठार, बेलखंड खंड, महानदी बेसिन सभी से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंस है, इसे आप याद रखें। सबसे आपको जो बड़े भंडार है दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं भारत में जोड़ीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? कहते हैं भारत में जोड़ीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? मद्रास में है, कोचीन में है, विशाखापट्टनम में है कि भावनगर में है? ठीक है, कहाँ पे है? तो किसमें? भारत के ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? मद्रास में होगा कि कोचीन में होगा कि विशाखापट्टनम में होगा कि भावनगर में होगा? ठीक है, आप बताइए, अगर आपको आंसर आता है तो आप जरूर मेरा आंसर रोक के आंसर देंगे बच्चों। तो इसका हो जाएगा आपको डी नंबर, भावनगर में होगा, भावनगर में होगा। ज्वारीय ऊर्जा का विद्युत जल रूप है, ठीक है, जिसमें समुद्र से आने वाले ज्वार भाटा उपयुक्त टाइवायरन लगाकर विद्युत शक्ति का बदला जाता है। ठीक है, पृथ्वी की सागरीय जल जो चंद्रमा से सूर्य के आकर्षण बलों पर होता है। ठीक है, तो इसका जो पूरी तरह से आप डेल्टा पढ़ेंगे तो सारी चीज़ का एक तरह से ज्योग्राफी में दिया हुआ है, इसीलिए आपको ये सब बहुत बेसिक पॉइंट है। ये सब बेसिक पॉइंट कह सकते हैं, हम कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पॉइंट्स है। ठीक है, तो एनसीईआरटी इसीलिए बेस्ट होता है। एनसीईआरटी का थ्योरी हम करवाते हैं तो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि आपको हम कहानी की तरह पढ़ा रहे हैं। उसमें लाइनिंग को हम बताते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए इसका डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? आंध्र प्रदेश की नदी घाटी, अंटार्कटिका का भारतीय शोध केंद्र, गंगोत्री की दक्षिण गंगा नदी की द्वितीय स्रोत, अंटार्कटिका के निकट हिंद महासागर के द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या होगा? अंटार्कटिका का भारतीय शोध केंद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसमें विश्लेषण अगर आप जानना चाहते हैं तो भारत का पहला शोध केंद्र है। ठीक है, ये क्या है? भारत का पहला शोध केंद्र है। ठीक है, जो गंगोत्री क्या है आपको जो होगा इसका दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका भारत का पहला। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री जो होगा वो भारत का पहला है। ठीक है, ये दक्षिण गंगोत्री क्या है? भारत का पहला शोध केंद्र। ठीक है, तो चलिए हम इसकी आधारशिला पर रखी गई थी, वर्तमान में स्टेशन अस्तित्व है, इसी तरह से था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंस है, आप एक बार इसे रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस तिथि को रात और दिन बराबर होती है? किस तिथि को बताइए। ये आप 5 से 6 क्लास में पढ़ चुके होंगे, जब आप बचपन में पढ़े होंगे। क्या आपको नहीं लगता एनसीईआरटी ने A to Z क्वेश्चन देता है? एनसीईआरटी फोकस करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाए, आपको 100% रिजल्ट होगा, आपको 100% रिजल्ट होगा। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? 22 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को या 21 फरवरी को? कब होता है बच्चों? इसे आप जवाब जरूर देंगे। ठीक है, कब देंगे? तो 23 सितंबर होता है, 22 दिसंबर होता है, 22 जून होता है या 21 फरवरी होता है। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 22 दिसंबर को। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर को या 21 जून को या 23 सितंबर को। देखिए बच्चे, यहाँ पर कुछ बातें होंगे जो आपको कंफ्यूजन करेंगे। चलिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए है, बता दीजिएगा आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तभी हम समझेंगे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप इसे खोज कर आंसर कमेंट में बताएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर 5-6 क्लास में सब करते हैं। क्या आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा 2 डेट में, इसमें और इसमें? आप बताइए अब कौन सा होगा, आप ये खोज कर बताएंगे। कहते 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों से विभाजित होकर वो जो करती है, ठीक है। तो पोलैंड और जर्मनी, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, भारत या तिब्बत, या उत्तरी कोरिया या दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। 38वीं समांतर रेखा जो आपकी है वो क्या है? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया से विभाजित होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया से विभाजित होती करती है, ठीक है। इसको जब उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा, ठीक है, इसकी उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि इसका अगला आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं किन 2 देशों से, ठीक है। ये क्या कहते हैं? किन 2 देशों से, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्या हो जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में, आपको ये रटना होगा। ये सब बहुत आपको देखिए, ये सब जो है आपको बहुत ही कह सकते हैं एक कॉन्सेप्टेड बातें हैं, ठीक है, जिसकी खोज 1500 ईस्वी में पुर्तगाली यात्रा डियागो गार्सिया ने की थी, ठीक है। तो लेकिन आप इसको याद रखेंगे, इसकी खोज किसने की थी? आपको पुर्तगाली डियागो गार्सिया, ठीक है। तो चलिए इसका ए नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का निर्माण समय सर्वाधिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार, सर्वाधिक ने संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। संवैधानिक सलाहकार जो थे आपको BN राव। कौन था? BN राव। सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अधिकार में है? बताइए। इससे बेसिक क्वेश्चंस क्या रहेंगे आपके लिए? इससे बेसिक क्वेश्चंस क्या रहेंगे? तो मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है बच्चों को। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। सबसे नवीन मूल अधिकार जो शिक्षा का अधिकार में शामिल किया गया। 68वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, जिसमें 6 और 14 वर्ष तक के सभी बच्चे निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। यह 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। तो आप कहेंगे ये कब लागू किया गया है? तो आपको 1 अप्रैल और 2010 में संपूर्ण देश में 2010 में संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया, ठीक है। इसको 86वें संविधान के संशोधन 2002 में भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद क्या है 21A में जोड़ा गया था। आपको इम्पोर्टेंस है, याद करके रखना, वो क्वेश्चन जरूर आएगा। भी आया है, ठीक है, भी आया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री, ये सब बेसिक पॉइंट है। अगर आपके ये क्वेश्चन नहीं हो तो फिर क्या आएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा बोलता है हर एग्जाम में 20% जो होता है वो बेसिक रहता है, इजी रहता है, और 30% जो होता है मॉडर्न, मतलब एक तरह से हर आदमी पढ़ के जा सके, पढ़े तो बना सकते हैं। आपको इससे बाद जो 30% रहेंगे वो क्या होंगे? गर्दा क्वेश्चन रहेंगे। इतना गर्दा क्वेश्चन रहेंगे जो मेहनत किए रहेंगे उसी को, ठीक है। तो कहा है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? कितनी होनी चाहिए बच्चों? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर 25 वर्ष। क्या 25 वर्ष होगा? इस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? बताइए। ये सब कितनी बेसिक है, मैंने ये चैप्टर करवा चुके हैं आपको, थ्योरी में जरूर जाके करिएगा। आप चैनल से इस तरह से बनिए जैसे कि आपका कोई रिश्ता हो आपकी हमसे, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 10, 12 या 15 या 20? बताइए। तो ये सी नंबर हो जाएगा। 12 व्यक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के व्यक्ति को मनोनीत किया गया था, ठीक है। जाता है इस व्यक्ति जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है,
उसी को क्या होता है, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर सी हो गया, 12 क्या है, 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको अगला क्वेश्चन कहता है सेवानिवृत्त होने का पश्चात सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, किसी भी न्यायालय में नहीं। ठीक है, किसी भी न्यायालय में नहीं। जैसे कि भारतीय संविधान अनुच्छेद में 124 जो 7 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में आपको प्राधिकारी और समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हो गया, आपको क्वेश्चंस आई होप सारा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी न्यायालय में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। कहता है राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। इसका बी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 171 में। ठीक है, अनुच्छेद 171 में रखा गया। ठीक है, जब विधान परिषद सदस्यों का चुनाव अध्यक्ष तरीकों से होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें कोई मतलब इसको आप समझ गए, इतना पॉइंट रखेंगे। इसकी जो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए था। ठीक है, इसकी सदस्य काल जो होता है 6 वर्ष तक होता है। तो इस 2-3 चीज़ को आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है। कहते हैं भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है, राष्ट्रपति में, राज्य में, या केंद्रीय मंत्रिमंडल में, या संसद में। कहते हैं भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है। तो बी नंबर हो जाएगा आपको इसका आंसर, बी नंबर, राज्य में। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। और इसी के साथ जो भारतीय आपको 1935 के अनुरूप संविधान की 7वीं अनुसूची की शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। ठीक है, तो इसी तरह से आप याद रखेंगे, इसमें यही इंपॉर्टेंस है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में निम्नलिखित से किसके द्वारा की जाती है। कहते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति में निम्न से किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए बच्चों, अगर आपको आंसर आता है तो वीडियो को आप क्या करेंगे, पुश करेंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए रोक के आंसर देंगे, फिर आप मेरा आंसर देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, राज्यपाल। क्या हो जाएगा आपको, राज्यपाल। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, पूरी तरह समझते जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। कब लाया गया था, कब लाया गया था, तो आपको हो जाएगा बी नंबर, 1951 में। ठीक है, कब लाया गया था, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन विधेयक जो था 1951 में लाया गया था। इस संशोधन के दौरान 90 अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें कुल 284 विषय मामले हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो इसको याद रखने के लिए आपको 90 अनुसूची में जोड़ा गया, ये भी एक याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही साइंस से क्वेश्चन देखिए, अभी तो आपको इधर साइंस का क्वेश्चन धीरे धीरे आपको आ गया, आप यहाँ से आप साइंस का क्वेश्चन करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या कहेंगे, इसमें कहते हैं कौन सा एक है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ओजोन। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐसा है जो आपको वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, यह हरित गृह प्रभावित प्राकृतिक प्रक्रिया जो गृह के उपग्रह वातावरण मौजूद के गैसों का तापमान का अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि में कर देती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब इसे विश्लेषण इसमें क्या होना चाहिए तो आपको याद रखना है। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं संसार के सबसे ऊंचा झील टिटिका किस मतलब पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, एंडीज पर्वत। ठीक है, एंडीज पर्वत। तो थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे हम यहाँ पर कि टिटिका
झील पेरू में बेलीविया, आपको क्या होगा, बोलीविया सीमा पे एक स्थित झील है। यह झील अमेरिका के महाद्वीप के अंदर स्थित है और इस अमेरिका के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत के माला का एक पठार के शिखर के एक यह झील स्थित है। ठीक है, तो आप इस तरह याद रखेंगे इसको। तो क्या होगा, एंडीज पर्वत, ये तो आपको याद करने का एक ट्रिक होता है। तो झील टेटिका पर्वतमाला, एंडीज पर्वत, पूरा थोड़ी लोग याद करता है, बस पॉइंट्स को याद रखते हैं। इतना याद कर पाएंगे आप, लाखों क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप ट्रिक से जैसे क्वेश्चंस आएगा तो उसको ध्यान में देके मार देंगे। ठीक है, किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? कहते हैं कि किसी राज्य के विधानसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपसभापति को, मुख्य न्यायाधीश को। किसी राज्य के विधानसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, या उपसभापति को, या मुख्य न्यायाधीश को? बताइए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उपसभापति को। ठीक है, ये उपसभापति को होगा। चलिए, इसका ऑनलाइनर क्वेश्चन था, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निर्यात आयात मतलब एक्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 1982 ईस्वी में, 1981-82 है। ठीक है, जिसमें बजट के बाद निर्यात आपको आयात बैंक जो है स्थापना की घोषणा की गई थी। ठीक है, जो 1982 में इस बैंक का गठन किया और इसका उद्देश्य था निर्यातकों को, आयातकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, विदेशी व्यापार का संवर्धन करना। तो आप समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। भारत में भविष्य निधि है, कहते हैं भारत में भविष्य निधि है, संविदाता आधारित बचत या संवैच्छिक बचत या अवशेष बचत या आपका नियोक्ता की बचत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, संविदा आधारित बचत। ठीक है, जैसे भारत में जो भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन रहता है। तो फिर से हमें साइंस की क्वेश्चन देखने को मिल रही है कि तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा, साइंस ज्योग्राफी देखिए सब ये सब कोरिलेटेड है। ठीक है, आप अगर मतलब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो ये साइंस में पढ़ना होगा, कितने कौन मंडल है, क्या है, नहीं है, और यही चीज़ ज्योग्राफी में पढ़ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोरिलेटेड रहता है। ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, ये सब कितना बेसिक है। एनसीईआरटी के 6th क्लास में ये सारा आपको ज्योग्राफी उल्टा के देखिए एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी को 4 बार पढ़ा है। ठीक है, सारे आपको अनुभव बता देंगे कौन एनसीईआरटी से है, कौन कहाँ से है। तो एनसीईआरटी पढ़िए, 1 by 1 आप रट लीजिए। 4 साल लगेगा एनसीईआरटी रटने में, लेकिन रट लीजिए, मैं कहता हूँ रट लीजिए आप, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, ऑक्सीजन। ठीक है, पृथ्वी पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन, जो अतिरिक्त पृथ्वी की कोर द्रव्यमान के आधार पर लोहा के सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। कहता है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है, पत्ती में, मूलाग्र में, तने में या तरुण पुष्प कालिकाओं में। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, तरुण पुष्प कालिकाओं में इस विभाजन को मातृ कोशिका के 4 कोशिकाएं बनती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ठीक है, जिसमें युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री का विभाजन होता है, जिससे फलस्वरूप अगमिक युग्मक बनते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो क्या हो गया आपको, डी नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सूर्य के 1.44 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है श्रमण सीमा, आपको रदरफोर्ड सीमा, क्या आपको क्या होगा, मेघनाथ साहा सीमा या चंद्रशेखर सीमा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको बी नंबर, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, आप कहेंगे कि इसको थोड़ा सा विश्लेषण करिए। तो चंद्रशेखर भारतीय मूल का खगोल भौतिकविद थे। ठीक है, जिन्होंने सफेद बौने तारों को जीवन अवस्था के विषय में सिद्धांत प्रतिपादित किया। कौन किया? तो चंद्रशेखर भारतीय मूल। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जिसके सफ़ेद तारों को चंद्र द्रव्यमान की ऊपरी सीमा के द्रव्यमान को 1.44 गुना है, या इसके चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको इसने पर सिद्धांत दिया, इसीलिए इसका नाम पे ही रख दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है या शून्य होता है या अपरिवर्तनशील होता है या कोई नहीं।
तो आपको देखिए बी नंबर ऑप्शन होगा अपरिवर्तनशील होता है। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उस वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो उसका भार अपरिवर्तनशील रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है, जब कोई वस्तु को नीचे गिराते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से गिरता है, इसीलिए वो अपरिवर्तित होता है। ठीक है, तो चलिए कितना बेस्ट क्वेश्चन, कितना साइंस का बेस्ट क्वेश्चन है। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? न्यूटन, केल्विन, डायन या डेसिबल? बताइए। तो बल का सीजीएस मात्रक होता है डायन। ठीक है, आप याद रखेंगे बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डायन। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये दोनों दे दिया आपको इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको याद है डायन होगा, सी नंबर होगा। बल का सीजीएस सी होगा और एसआई डायन होगा, सॉरी एसआई न्यूटन होगा। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर तो होगा सी नंबर, मतलब कॉफी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं हम लोग। इसका सी नंबर हो जाएगा कॉफी। कहते हैं कि थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। कॉफी और शीतल पेय को कैफीन शक्तिशाली उत्तेजक है जो चाय के कैफीन में मन भाव औषधि है। ठीक है, कैफीन दुनिया की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मन प्रभावी औषधि है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन दोबारा दोहरा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कोशिका का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी या फैंगोलॉजी या साइटोलॉजी या एंथ्रोलॉजी? आपको कोशिका का अध्ययन, मैंने ये सेट आपको करवाते हैं जीके जीएस में, तो उसमें कहा था। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? थोड़ा सा हमें बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा पूरी तरह से कॉन्सेप्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, क्या है? पूरी तरह से कॉन्सेप्टेड क्वेश्चंस है। इसका आंसर आप बताइए। आपको मैंने बताया था पिछले सेट में, जब साइंस का सेट करवाया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आपको आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। मैं आपको कुछ सेकेंडों का टाइम देते हैं, इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। ठीक है, तो आपको कोशिका का अध्ययन किसने किया था? कोशिका का अध्ययन किसने किया था बच्चों? तो आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिकाओं का विविध अध्ययन कोशिका विज्ञान कहता है। ठीक है, तो साइटोलॉजी या कोशिका जीव की सेल बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए हम लोग देखते सॉरी आप लोग के लिए लगातार 1 घंटे कराता है, थोड़ा सा बीच बीच में गले में खराश आ जाती है। अब तो आपके पास मैं बोर्ड में हूँ नहीं कि थोड़ा सा पानी पी लूँ, थोड़ा सा मस्ती कर लूँ, तो लगातार पढ़ाना पड़ता है आप लोग को। ठीक है, इसीलिए पानी भी मैं नहीं पी पाती हूँ। कहता है कि कोशिका कहते हैं कि एक पायदम बराबर होता है, एक पायदम बराबर होता है। कहते हैं एक पायदम बराबर होता है, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक पायदम बराबर होता है 6 फीट के बराबर होता है। तो एक पायदम क्या होता है आपको? 6 फीट के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए ऐसा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका हो गया 6 फीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्मतम जीवित कोशिकाएं। ठीक है, कहते हैं सूक्ष्मतम जीवित कोशिकाएं क्या होगा? सूक्ष्मतम जीवित कोशिकाएं क्या होगा? जरूर आपको आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? माइलोकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। आप कहेंगे हिंदी में पढ़ना, अरे दिक्कत होता है तो आप हटा के करने का मतलब एक तोड़ के पढ़ लीजिए। और क्या है, सभी को दिक्कत होता है, कोई ज़रूरी है कि आप मतलब स्टार है तो आइए और हिंदी के चटाक से पढ़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी को दिक्कत होता है, हम रहे आप रहे, सभी को दिक्कत होता है। इसीलिए थोड़ा सा आप कॉन्सेप्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग को अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या होगा? नति और चुंबकीय और क्या हो जाएगा बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? आप जरूर इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप जरूर करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए जरूर क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक आप आंसर जरूर करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर 0 डिग्री हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्टेड क्वेश्चन है सारा, कितना इजी क्वेश्चन। नहीं लगता है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तब तो ऐसा लगेगा।
भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग को प्रारंभ होता है? मुंह से, पेट से, यकृत से या आंत से? किस अंग से प्रारंभ होता है? बच्चों, आंत में भी होता है, ठीक है, पेट में भी होता है, लेकिन अब प्रारंभ कहाँ से होता है? अब बताइए। एनसीईआरटी का 6 क्लास में इसका पूरी तरह से सीरियल वाइज दे दिया है, घटक दे दिया गया है। अब आपको ये नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं आएगा। तो मानव पाचन तंत्र का आहार नली का जो विभिन्न घटनाओं में है, वो पहले क्या होगा? मुख से, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुद्दा में, ठीक है। ये पाचन तंत्र का आहार नली होता है, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा? मुंह में, और कह दिया जाएगा आपको छोटी आंत में कितने नंबर पे है? तो छोटी आंत 3rd नंबर पे, बड़ी आंत 4th नंबर पे, ये भी पूछ देगा, ठीक है। ये सब 6 क्लास का साइंस उल्टाइए, आपको एक टू जेड पॉइंट मिलेगा। तब कहते हैं कि एनसीईआरटी रट लो, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें आपको एग्जाम पास करने से, ठीक है। प्रोटीन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन है, धन आवेश युक्त है, ऋण आवेश युक्त है, या कोई नहीं, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन आपको धन आवेश युक्त है। प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है, ठीक है। इसे पी चिन्ह से आपको दर्शाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है किस चिन्ह से दर्शाया जाता है, तो पी। और ये किसके साथ रहता है? तो न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। तो आपको याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है आज का सेशन में मुझे, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बताइए, इतना बेसिक हमें तो लगता है 6 क्लास में हमको सारा क्वेश्चंस मिल गया है, ठीक है। 7 क्लास में 8 क्लास में आप पढ़िए, 6 क्लास के आपको साइंस और ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ला के आपको दिखाया, ठीक है। आप एनसीईआरटी उल्टाइए, मैं एनसीईआरटी पढ़ाया हूँ, एक चीज़ को आप देखिए, नहीं समझे तो फिर आप हमें बताएंगे, ठीक है। मेरा तो कोशिश रहता है कि मैं आपको निचोड़ दे दूँ एक पॉइंट लिख के, लेकिन बच्चों क्या कर सकते हैं। देखिएगा, जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उसकी तो दिक्कत नहीं होती है, लिख देते, लेकिन हम लोग को क्या होता है, जब शुरू में मेहनती होती है तो एक पॉइंट को, अब एक चीज़ को खुद के हाथों से करना पड़ता है। एक वीडियो बनाने में आपको पूरे दिन लग जाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे ये आप ही जान सकते हैं और हम ही जान सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भारत का प्रथम महिला अंतरिक्ष कौन होगा? तो भारत का प्रथम महिला अंतरिक्ष आपको यात्री कौन थी? तो संतोष यादव, युक्ता मुखी, बंदे। तो भारत का याद रखेंगे, कहाँ का? भारत का। ये आपको 6 क्लास की ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, मैं बताऊं, लिखा हुआ है, आप जाके पलटेंगे आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। इसका हो जाएगा आपको डी नंबर, ठीक है। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय महिला थी जो कोलंबिया अंतरिक्ष यान पर आपदा में मारे गए 7 यात्रियों के दल सदस्यों की एक थी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, कल्पना चावला। प्रथम पूछ रहे, ठीक है। अदरक होता है रूपांतरित मूल में, पत्ता में, पत्ती में, तना में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको डी नंबर, तना में। अदरक एक भूमिगत रूपांतरित तना है, ठीक है। इसके अंतरिक्ष क्षति बढ़ता है, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे तना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस विटामिन को कोबाल्ट होता है वह क्या होता है? जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो क्या होता है बताइए? तो इसका डी नंबर आंसर होगा B16, मतलब B12 होता है, ठीक है। अब विटामिन B12 क्या होता है? भी आपको क्या होता है आपको याद रखना होगा, ठीक है। विटामिन, ठीक है। तो चलिए इसको मत विटामिन है, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, जिसमें आरबीसी नियंत्रण और यही सब रहता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आपको डिटेल्स में नहीं जाना है, ठीक ठाक है, यहीं तक हमें लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस राज्य में वैज्ञानिक की काई चटनी भौगोलिक संकेत रजिस्टर किए प्रस्तुत? उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, तमिलनाडु में? बताइए आंसर। आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, कुछ सेकेंडों को क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए, फिर मैं आंसर दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। उड़ीसा वैज्ञानिक कई चटनी भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए
प्रस्तुत किया गया है। जीआई आपको टैग मानव इकाई चटनी का व्यापक उपयोग के लिए संचालित सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करने में मदद करेगा। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। अब वर्ष 2019 में उड़ीसा रसगुल्ला के लिए जीआई टैग मिला। तो आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या याद रखेंगे, वर्ष आपको 2019 में क्या है, 2019 में उड़ीसा रसगुल्ला के लिए जीआई टैग मिला। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिवस वाली क्वेश्चन तो हर सेट में कहते हैं, आप अपना दिवस याद रखिए, 2 नंबर आपके लिए फिक्स रहेगा। ठीक है, कहता है विश्व मलाला दिवस। ठीक है, मलाला दिवस कहता है कि वर्ल्ड मलाला डे निम्न से किस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को पाकिस्तान की समाज सेवी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की जन्मदिन होता है, इसीलिए उस जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है डे। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना सेशन आज का हमको बहुत बेस्ट लग रहा है कि सारा क्वेश्चन ना हमें जी पर रटा हुआ है, मतलब एनसीईआरटी पे ही सारा क्वेश्चन क्या सेट बनाया है आज का। ठीक है, कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 की आयोजन करती है, कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 की आयोजन करती है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतीय कला केंद्र, भारतीय चित्रकला केंद्र, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जरूर बताइए, हमें जरूर बताइए आप लोग, कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली आज़ादी की अमृत महोत्सव 22 में भारत रंग महोत्सव 2022 का उत्सव आयोजन करता है। ठीक है, यह संस्कृति मंत्रालय के तौर पर एक स्वायत्त संगठन है, जिस उत्सव के उद्देश्य से स्वतंत्रता सेनानी को याद करना, उन्हें श्रद्धांजलि देना है। ठीक है, इस तरह से आपको आयोजित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि पल्लिकरनई मार्स रिजर्व कांस्टेंट। ठीक है, यह कि देखिए करेंट में, देखिए आप कहेंगे कि करेंट बहुत बड़े बच्चे क्या होता है ना, पढ़ने में दिक्कत हो जाता है। तो देखिए कहते हैं कि पिच रमन मैग्रोमी, जिन्हें इसे रामसर राइट की नामित किया गया, किस राज्य में स्थित है। तो आप ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, बस हो गया, ये याद रखेंगे। तो पॉइंट को याद करना समझिए, वरना आपके लिए हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका बी नंबर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, इसका बी नंबर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो इसको जैसे देखेंगे हम लोग तमिलनाडु, कहते हैं कि भारत के राष्ट्रीय महोत्सव 5 नए आर्द्र भूमि है। ठीक है, इसे नामित किया गया, देश के रामसर स्थलों में 49 से बढ़ाकर 54 की गई है। तमिलनाडु की 3 आर्द्र भूमि किड़िकिली और पंछी अभयारण्य। ठीक है, और पल्लिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचरम गमाग्रो है। इसको अब याद रखेंगे, ये दे दिया आपको, ये दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, अब तीसरा भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो किस वर्ष भारत की बाजरा वर्ष रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 2018 में। ठीक है, 2018 में भारत में बाजरा वर्ष के रूप में मनाया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब ज़्यादा देर का नहीं, आधा घंटा का और सेशन होगा आप लोग के लिए, घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया, इसको यहाँ से क्वेश्चन फिर चलते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने आपको स्माइल 75 पहल शुरू किया। ठीक है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवास या शहरी कार्य के लिए, किस लिए। ठीक है, इसका आंसर जो होगा डी नंबर, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज़ादी के 75 वर्ष में समारोह में हिस्से में 75 में चिन्हित नगर पालिकाओं का भीख मांगने वाले के व्यापक पुनर्वास में स्माइल 75 पहल शुरू किया। ठीक है, तो इस पहल में तहत गैर संगठनों का अन्य विद्यार्थी को हितधारकों को सहयोग, नगर निगम भीख मांगने वालों को मदद के लिए उपयोग शामिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डी नंबर। समझ गए, इसकी बेसिक पॉइंट्स को आप समझ गए, इसका बेसिक पॉइंट क्या है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी बेसिक पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कहते हैं द्वीपक्षीय अभयारण्य उदार शक्ति, द्वीपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति। कभी कभी हमें अभी बात लगने लगता है, बात लगने का मतलब बोलने का, ये तो बोला जाता है, ये सभी को होता है। ठीक है, अब लगातार कोई चीज़ को आप क्वेश्चन 1 घंटे से डिस्कशन करा देंगे तो सिंपल सी बात है कि बात फंसेगा।
तो भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो रूस, जापान, सिंगापुर या मलेशिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। द्वीपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत के मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की पहली समय शूटिंग रेंज उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली समय शूटिंग रेंज उद्घाटन कहाँ किया गया था? INS कलिंग, INS वीरभू या INS विराट या INS क्या आता है कर्ण में? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, INS कर्ण में। ठीक है, ये भारत की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। शूटिंग रेंज का उन्नत लक्ष्य प्रणालियों का लैस किया गया, जिसे आपको संबंधित नियंत्रण सॉफ्टवेयर, ताकि कर्मियों को फायरिंग कौशल का सुधार करने में मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लिबर्टी मेडल। लिबर्टी मेडल 2022 में किसे सम्मानित किया? सब करेंट है, करेंट थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लिबर्टी मेडल 2022 के किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो वोलोडिमीर जेलेंस्की, जो बाइडन, नरेंद्र मोदी या एमुलेन मैक्रो। ठीक है, इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा क्या है? लिबर्टी मेडल 2022 को आप बताएंगे, अगर आपको पता है, नहीं बताएंगे तो हम बता रहे हैं, आपको आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, वोलोडिमीर जेलेंस्की। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तब कहेंगे लिबर्टी मेडल 2022 के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने प्रदान किया। ठीक है, जिन्होंने अक्टूबर 2022 में एक समारोह सम्मानित किया गया। लिबर्टी मेडल 1988 में स्थापित किया गया था। ठीक है, उन लोगों को दिया गया जो दुनिया भर के लोगों को स्वतंत्रता में सुरक्षित प्रयास करते हैं। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ये सब क्वेश्चन बहुत रहता है। ठीक है, हम तो देखते करंट अफेयर में भी आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछने लगा है जिसे आप जानते होंगे। एलिजाबेथ जानते हैं कि नहीं? तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे एलिजाबेथ का देखेंगे। तो ऋषि सुनक है या लीज ड्रस है या सुएला बर्मेसन है, क्या है? इसका आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में आपको लेबोरेटरी वाला पूरी तरह से समझा दिया। ठीक है, तो एलिजाबेथ का हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर क्या होगा? सुएला ब्रेवर मैन हो, सुएला बीवर मैन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? सी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर। दिवस में से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। ठीक है, जो हम हर सेट में लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 28 सितंबर। के इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि दिवस में डायरेक्ट दिवस पूछता है, इसमें रीजन या कारण या कुछ भी आपको पूछते नहीं, क्यों आया, कैसे, ये सब नहीं पूछता है। ठीक है, तो कहता है हाल ही में खबरों में रहा मूनलाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो हाल ही खबरों में रहा मूनलाइटिंग। ठीक है, इस किस क्षेत्रों से संबंधित है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसका हो जाएगा डी नंबर। इनमें से कोई क्षेत्र नहीं होता। इसमें से कौन होगा? देखिए, 300 कर्मचारी सेवाओं के समय IT कंपनी विप्रो के द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, इस कंपनी को मूनलाइटिंग कहा गया है। तो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे प्रतिनिधित्व के लिए काम किया जाता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, तो सबसे पहले जो जीतने वाले भारतीय पहले कौन थे? तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चैंपियन जो 65 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक जीता था। ठीक है, इसका आंसर बजरंग पुनिया हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर? बजरंग पुनिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। कहता है कि किस राज्य में भारत का पहले कोडाबूर सिलेंडर लेरिस अभ्यारण्य की घोषणा की? मध्य प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में या उत्तराखंड में? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको सी नंबर, तमिलनाडु में हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार का कुरूर डिंडीगुल जिलों में भारत में पहले कोडाबूर सिलेंडर अभ्यारण्य की सूचना की गई। ठीक है, थोड़ी सी क्या करेंगे, बहुत गला खराश लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के लिए आप 10 क्वेश्चन और बचा होगा। ठीक है, इसके बाद खत्म ही है क्वेश्चंस, तो हम लोग कर लेंगे इस क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे।
किस संसाधन को आपको G20 साइंस वर्किंग ग्रुप को सचिवालय का नाम दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको भारतीय विज्ञान संस्थान, मतलब IISc G20 विज्ञान जी आपको क्या 20 मतलब S20 के सचिवालय के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, IISc बेंगलुरु को, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बेंगलुरु को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते रहे, क्वेश्चंस की ओर। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सचिवालय का जो नाम दिया गया था वो क्या था, आपको क्या था बच्चों, अभी मैंने आंसर बताया आपको, आंसर बताया। तो 90 नंबर क्वेश्चन है ये, इसका C नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। IISc बेंगलुरु। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दक्ष किस संस्था के संचालित पेमेंट फॉरवर्ड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेबी है, या नीति आयोग है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या भारतीय रिजर्व बैंक है। इसका आंसर D नंबर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर चलते हैं, ठीक है। ये बार बार स्क्रॉलिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कहाँ थे हम लोग, ओके बच्चों कोई नहीं। दक्ष किस संस्था के संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो D नंबर मैंने अभी बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की किस संख्या में जिले में, शिवहर में है, शेखपुरा में, दरभंगा में, या खगड़िया में। तो इसका आंसर जो होगा आप लोग के साथ मैं व्याख्या कर दूं, A नंबर हो जाएगा। बिहार के न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या शिवहर जिले में, ठीक है। देखिए जिले से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ठीक है। तो चलिए इसका A नंबर आंसर हो जाएगा। कहते कि तेल्हाड़ा झरना किस जिले में स्थित है, रोहतास में, आरा में, बक्सर में, या कैमूर में। इसका आंसर C नंबर हो जाएगा, ठीक है। तेल्हाड़ा झरना बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। देखिए कितना ऑनलाइन क्वेश्चन सब है बिहार के जिले से। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप क्या करिए, पानी में चूरू में पानी लेके मर जाइए, जैसे कहते गाँव घर में। बताइए कितना क्वेश्चन में इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब भारत रत्न की सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो भारत रत्न कितना इजी क्वेश्चन है, मुझे तो आज मज़ा आ गया। तो इसका आंसर A हो जाएगा, 1962 ईस्वी में देश के सर्वोच्च सम्मान रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन कहते हैं कि इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था। तो इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। 1968 ईस्वी में इंद्रपुरी आपको चालू किया गया था, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार की ऋतिक आनंद संबंध किस खेल से है, ठीक है। बैडमिंटन से, वॉलीबॉल से, क्रिकेट से, रग्बी से। बिहार के ऋतिक आनंद मतलब एक लड़की के नाम है जो आपको कहना है किससे संबंध। बैडमिंटन से ऋतिक आनंद का एशिया पैसिफिक टीम बैडमिंटन चैंपियन मिक्स डबल गोल्ड, सिंगल ब्रॉन्ज, डबल सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर A, ठीक है। तो चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सीता माता का 251 फीट की मूर्ति प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, या पश्चिमी चंपारण, किस में होगा, तो D नंबर सीतामढ़ी में, ठीक है। सीता मैया और सीतामढ़ी याद कर लीजिए ट्रिक से। बिहार के सुनील कुमार पिंटू ने बताया कि सीतामढ़ी जिले में राधोपुर बखरी की सीता माता का 257 फीट की प्रतिमा स्थापित शुरू की है, जिसका निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा, ठीक है। किया जाएगा, क्या नहीं है, किया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यही था। आप लोग जरूर बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।